अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे सियासी मंजरनामे पर क्या हलचल हो रही है और लॉन्ग मार्च जो सिंध में चल रहा था वो कहां तक पहुंचा। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को ले जाया गया कोट लखपत जेल एक समात के लिए, उसके अंदर क्या कुछ हुआ और उसके बाद उनकी तबीयत से मुतालिक मज़ीद क्या अपडेट्स हैं। एक इशाइये की वीडियो भी सामने आई है और ये फील्ड मार्शल साहब ने अपने एजाज़ में इशाइया दिया था सियासी और अस्करी क़यादत को। इसमें क्या अहम बातें थी। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने ऐसी क्या बात की कुछ साल पहले जो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, इसके ऊपर भी बात होगी। एक झूठ और पकड़ा गया है पंजाब हुकूमत का, ये आपके सामने रखेंगे और फिर ये भी बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुसलसल एक पार्टी बना हुआ है पीटीआई के ख़िलाफ़ और रियासती जो एक पॉलिसी है पीटीआई के अगेंस्ट उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, जबकि उसको एक गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए। तो ये तमाम खबरें आज के इस व्लॉग का हिस्सा। ट्विटर के साथ क्या हुआ, एक फ़्लाइट बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो उसकी सामने आई, ये भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की। तो लॉन्ग मार्च जो सिंध में जारी है, बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग मार्च पीटीआई ने निकाला है और अगरचे बीच में कई मरतबा इसको मुख्तलिफ किस्म के गिरफ्तारियों और धावों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इवेंचुअली होते होते अब ये नवाब शाह में पहुंचा। नवाब शाह जो कि आपको पता है जरदारी साहब का हलका है या उनका गढ़ है, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई वर्कर्स निकले और बड़ा ज़बरदस्त उनका इज्तिमा था और यहाँ से अब वो आगे बढ़ चुका है। ये जो लॉन्ग मार्च है इसने बड़ा कामयाबी के साथ ये सफ़र तय किया अंदरूनी सिंध भी, और ज़्यादा जो इसमें कशिश वाली बात है वो यही है कि अंदरूनी सिंध इस तरह की पजीराई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल हो रही है। ये यकीनी तौर पर जो जरदारी रजीम है उसके लिए एक परेशान कुन सूरत हाल है। इसके अलावा जी जो सियासी महाज पर ख़बरें हैं उसमें एक ख़बर आज जो बड़ी अहम है वो ये भी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि आपको पता है कि बीमार थे और कार्डियोलॉजी अस्पताल में थे, उन्हें वहाँ से बहुत ही अजीबोगरीब और इमरजेंसी तरीके से निकाल कर स्ट्रेचर पर डाल कर खींचते खांचते इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। खबर वहाँ पर यह थी कि 9 मई केसेस का ट्रायल वहाँ पे जारी था और आज फर्द जुर्म आयद होना थी और इसी अफरा तफरी में हंगामी तौर पर उनको वहाँ पे ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा जज साहब भी कुछ हैरान भी हुए और परेशान भी, और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया था कि इस हाल में भी मरीज़ को लेकर आए। तो खबर ये बाद में साबित हुई कि ये जज साहब की या अदालत के ऑर्डर्स की वजह से नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर ये सफ़ाकाना कार्रवाई की और उनको वहाँ पर दौरान इलाज मूव करवा दिया दोबारा कोट लखपत जेल। बहरहाल उनके ऊपर ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ आलात वगैरह लगे हुए थे, जिसके ऊपर ये भी खबर है कि जो वहाँ पर पीटीआई के दूसरे रहनुमा मौजूद थे गालिबन महमूद रशीद साहब ने उन्हें ये बात की कि आज तो आप भी फील्ड मार्शल लग रहे हैं, यानी उनके ऊपर जो बॉडी के ऊपर इतने आलात लगे हुए थे। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब की हालत काफ़ी ख़राब थी और उनसे ठीक से इवन वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बहुत वीक महसूस कर रहे थे। तो जिसके बाद जज साहब ने कहा कि इनको वापस आप मूव कर दें अस्पताल, और फिर उनको अस्पताल वापस मूव कर दिया गया। तो अब फस्तायत का ये लेवल आ चुका है। ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, झूठ बोलकर प्लेटलेट्स गिराकर झूठी रिपोर्टें बनाकर 4-4 दफ़ा इन्होंने झूठ बोला कि जी नवाज शरीफ साहब को हार्ट अटैक आ गया, 80% शरियाने दिमाग की बंद हो गई, प्लेटलेट्स जो हैं वो पता नहीं 5000 भी नहीं रह गए और कोई दुनिया की बीमारी नहीं छोड़ी थी जो उन्होंने कहा हो कि जी इस बंदे को नहीं है। इतना इन्होंने झूठ बोला और उसके बाद फिर आपने देखा कि जब उनको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भेज दिया गया लंदन, तो उसके बाद एक दिन वो शख्स अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ। अगर वो इतना ही बीमार था तो क्यों फिर वो अस्पताल नहीं गया, क्यों फिर उसका इलाज हमें होते नज़र नहीं आया। तो ये सारा झूठ का पलंदा था जो इस झूठे ख़ानदान ने बोला और फिर आपने देखा कि उससे सिर्फ मकसद ये था कि वो एक डील के तहत बाहर गए और वहाँ जाकर फिर इन्होंने जो साजिशें रचाई उसका खमियाजा आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। तो ये हकीकत है इनके झूठों की। इसके बावजूद भी उस वक्त की गवर्नमेंट ने इनके झूठों पे एतबार करते हुए इन लोगों को फैसिलिटीज़ दी, इन लोगों को अस्पतालों में मुंतकिल किया, वहाँ इनके वीवीआईपी वॉशरूम्स थे। बल्कि एक तो मैंने ये भी खबर सुनी थी कि जिस कमरे में मोहतरम ठहरे हुए थे वहाँ का वॉशरूम पसंद नहीं था और वहाँ पे पूरा वॉशरूम चेंज करवाया गया था मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। और बाकी भी आपको पता है ये जरदारी साहब से लेकर फरियाल तालपुर साहिबा से लेकर शर्जील इनाम मेमन साहब से लेकर
शहबाज शरीफ साहब से लेकर कौन सा इनका बंदा है कि जो अस्पताल नहीं गया, और वहाँ पे इन्होंने डेरे जाके जमा लिए कि जनाब हमें जेल में ना रहना पड़े और हम अस्पतालों में यहाँ पर VIP ट्रीटमेंट के तहत बैठे रहें। तो ये इन लोगों की हालत थी। और अपनी दफ़ा इनकी हालत ये है कि जो जेन्युइन भी कोई बीमार पड़ रहा है तो उसको ये इलाज मुआवजे की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। इतने ये बेहिस लोग हैं और इतने ये बेशरम लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को अब वापस मूव कर दिया गया। हालांकि मैं समझती हूँ कि इन सबको, ये जो महमूद रशीद साहब हैं, जाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इन लोगों के बाहर निकलने से क्या हो जाएगा? क्या ये आके कोई आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे? या आपको ये लगता है कि ये बाहर निकल कर कोई इनके पास कोई एक्स्ट्रा सुपर पावर्स हैं कि ये जनाब एकदम तलपट कर देंगे? कुछ क्या हो जाएगा? तो आप उनको ज़मानत दें। जो उनके केसेस हैं वो जैसे बाकी लोग आके बेचारे पेशियाँ भुगत रहे हैं, वो आते जाते रहें। आप मैक्सिमम अगर बहुत आपको है अपनी ECL पे सारी वैसे ही आधी PTI के नाम डाले हुए हैं, उनके भी डाल दें, लेकिन कम से कम आप उनको घर जाने दें, उनको ज़मानतें फराहम करें। ये बूढ़े लोग हैं, 70-75 साल इनकी उम्र है, बीमार हैं, इन्होंने कौन सी तहरीक बर्पा कर देनी है? परवेज़ इलाही साहब को भी तो आपने बाहर निकाला ही हुआ है ना, तो ये बाहर आकर क्या कर लेंगे? कौन सा इनके पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस है कि जिसकी वजह से ये एकदम कोई आपके लिए इतना ख़तरा बन जाएंगे आपके इस नाजायज़ रजीम के लिए? तो थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा करें, थोड़ी सी ग्रेस का मुजाहरा कर लें, और इन लोगों को कम से कम आप ज़मानतों पर रहा करें कि कम से कम ये लोग अपना इलाज मुआवजा करा लें। इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? तो ये जो बेहिसी है ये समझ से बालातर है। ये तो सफ़काना हद तक जो है आपका जो एक दिमाग है ना, जिसकी खलल के ऊपर जहनी बीमार जैसे कोई शख्स होता है और दूसरे को अजियत दे के खुश हो रहा होता है, ये उस किस्म की कैफियत का नाम है। अब ये शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो तो वापस आ चुके हैं अस्पताल में, लेकिन बज़ाहिर ये भी है कि जिस चीज़ के लिए शायद उनको कन्विंस किया जा रहा है उनको वो नहीं मंजूर, और इस वजह से उनको मज़ीद रगड़ा लगाया जा रहा है। इसके अलावा तो इसकी कोई वजह समझ नहीं आती है। बहरहाल इस सारे में बच्चों को भी नहीं इवन छोड़ा गया है। मैं आज एक खबर सुन के हैरान हो गई कि ये जो PTI की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, 14-15 साल की बच्ची हैं, शहर बानो सरगोदा से जिनका ताल्लुक़ है, काफ़ी प्रोमिनेंट रहती हैं आप अगर सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची से क्या किसी को ख़तरा हो सकता है? कितनी कि वो बात कर सकती है ऐसी, क्या उसके पास ऐसी पावर्स हो सकती हैं कि जिससे आपको इतना कोई ख़तरा महसूस होता है? आके वो बेचारी बात करती है अपनी ट्विटर के ऊपर, और वो भी बड़ी लिमिटेड सी बेचारी अपने उसमें, कोई ये नहीं कि वो को बड़ा ललकारती फिर रही है या को बड़ा को बदतमीज़ी करती फिर रही है। बड़ी तमीज़दार सुलझी हुई बच्ची है और वो अपनी ठीक है अपने ख्यालात का इजहार करती है। आप उस जैसी बच्ची के ऊपर भी इंतकामी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। मैं कुछ दिन पहले ट्वीट देख रही थी कि उनकी वालदा से मुतालिक वो बेचारी बता रही थी कि उनको उठा के ले गए, उनके ऊपर कोई झूठा सा मुकदमा डाल दिया और फिर अगले ही दिन वो फिर मुकदमा डिस्चार्ज करना पड़ा। पूरी रात उसकी वालदा को जो है वो रखा गया इसी तरह थाने में, और उनको अजियत देने के लिए सब कुछ किया गया। फिर पता चला कि जी उसके स्कूल को सील कर दिया गया है। अब पता चला है कि 4 दिन से उसके घर में लाइट और पानी बंद किया हुआ है, और जनाब जो है वो उनको इस तरीके से अजियतें दी जा रही हैं। वो इतनी गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी थी, 4 दिन हीट वेव थी, और उनके घर में लाइट बंद की हुई थी इन लोगों ने। तो इस किस्म की ये चीप हरकतों पे उतरे हुए हैं कि बच्चों तक से ये इंतकाम लेते फिर रहे हैं कि अगर उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उनको भी नहीं ये छोड़ रहे कि चलो बच्चा है, बच्चा समझ के ये आप छोड़ देते हैं। इतने ये बेशरम लोग हैं। और उसके बाद आज मुझे ये खबर आ रही है कि जी उस बच्ची को इवन ये खतरा था कि वो इसको गिरफ्तार करने से भी बाज नहीं आएंगे। उसने तो बेचारी ने अपनी पोस्ट शेयर की हुई थी कि जी मुझे प्री अरेस्ट बेल मिल गई है, और वो अपना थैंक्स कर रही थी जो भी उनके लॉयर थे साथ कि जी इन्होंने मुझे ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी दिला दी है। लेकिन मुझे तो वो पोस्ट देख के शर्म आ रही थी कि ये हम किस जगह पे रहते हैं, हमने क्या इस मुल्क को बना दिया है कि यहाँ पर बच्चे महफूज नहीं है और उनको ये ख़तरा है कि यार हमें कोई पुलिस आके पकड़ के ले जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि 13-14 साल की बच्ची, उसको ये ख़तरा है कि पुलिस वाले उसको आके पकड़ के ले जाएंगे, लिहाजा वो बेचारी ज़मानत करवाती फिर रही है। कोई शर्म, कोई हया, कोई थोड़ा सा कोई आपके अंदर मादा बाकी हो। कितनी का आप लोगों को हम शर्म दिलाएं कि आप लोगों को शर्म आ जाए। ये जो सबकी माँ बनी हुई है, ये उनके सूबे का हाल है। माँ के नाम पर तो गाली है इस तरह की चीज़ें होना कि जहाँ पे ख़वातीन और बच्चों के साथ ये सलूक हो रहा है।
کہ ان کو اپنا آپ محفوظ محسوس نہیں ہو رہا. کیا اس بچی نے ظلم کیا ہے, کیا اس بچی نے جرم کیا ہے, کیا اس بچی نے ایسا غلط کہہ دیا, کدھر اس نے آ کے ایٹمی طاقت کو لرزا کے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. اس طرح کے یہ لوگ ہیں. تو یہ جو ہے وہ ساری صورتحال ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں, مطلب جس طرف چلے جائیں نا بندہ سر ہی پٹکتا رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا بنانا کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کو, اس کا کرنا کیا ہے انہوں نے. لٹرلی یہ والی جو ہے نا وہ اب صورتحال نظر آتی ہے. آج ٹویٹر کا کافی ایشو رہا جس کے اوپر کافی شور مچا ہوا تھا کہ شاید ٹویٹر دوبارہ سے بین ہو گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ملک میں ایک تاریخ ہے کہ جی پچھلے 1.25 سال ہمارے ملک میں سوشل میڈیا کو بین رکھا گیا ہے, تو اس میں ٹویٹر کو بھی بین رکھا گیا ہے. تو یہاں پر یہ آج کافی اونچ نیچ چل رہی تھی. کبھی کسی کا کہنا یہ تھا کہ پوسٹ شو نہیں ہو رہی, کسی کا کہنا تھا کہ ڈی ایم میں میسج نہیں آ رہے, کسی کا کہنا تھا کہ جو ورکنگ نہیں ہو رہی, اپلوڈ نہیں ہو رہی پوسٹ وغیرہ. تو یہ سب چلتا رہا, لیکن بعد میں خبر خیر یہ ملی کہ جناب پورے ورلڈ میں ہی مختلف ممالک میں ہی یہ ایشوز رہے ہیں ٹویٹر کے ساتھ, اور ورلڈ وائڈ تھے یہ, صرف کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں تھے. اب میرا خیال ہے نارملی صورتحال ہے اور چیزیں چل رہی ہیں. تو ٹویٹر کے حوالے سے بھی یہ خبر تھی. ایسی ہی کچھ ناہمواری پروازوں کے حوالے سے بھی آج دیکھنے میں آئی. وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے 1-2 دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے مختلف علاقوں میں طوفان باد و باران کا, بہت شدید قسم کی ژالہ باری اور یہ سب چیزیں. تو کل یہ میں نے خبر دیکھی انڈیا کے حوالے سے, اور انڈیا کا ایک طیارہ انڈیگو کی پرواز تھی اور یہ سری نگر شاید جا رہی تھی, اور یہ خبر رپورٹ ہوئی ان کے میڈیا میں کہ بہت زیادہ موسم کی سختی کی وجہ سے پرواز بہت زیادہ ناہموار ہو رہی تھی, اور اس کو شاید طیارے کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا. تو جس کے بعد پائلٹ نے رابطہ کیا پاکستان کی ایئر کنٹرول مینجمنٹ سے, اور ان سے اس نے ایک ریکویسٹ کی کہ طیارے کو اگر لاہور میں اتارا جا سکے, کیونکہ آگے لے جانا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو اس کے اوپر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آفیشلی ایک ڈیسیجن ہے کہ ایئر اسپیس جو ہے وہ پاکستان کی یوز نہیں کرنے دی جا رہی اس وقت انڈیا کو, تو اس کو ریفیوز کر دیا گیا ریکویسٹ کو. اور بہرحال وہ جو پائلٹ ہے اس نے کافی کوشش کر کے سری نگر پر بحفاظت بہرحال طیارہ لینڈ کروا لیا. اگرچہ وہ ساری جو ویڈیو دیکھنی کافی پریشان کن تھی, کیونکہ ظاہر ہے مسافر تو اندر جو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ایک دفعہ اپنی طور پر یہ سوچ چکے ہوں گے کہ شاید ہی وہ بچیں, جس طرح کی حالات تھے, اور طیارہ بھی بہت شدید آگے سے نقصان میں آ چکا تھا, ٹوٹ رہا تھا اس کا ایک حصہ. تو یہ والی صورتحال تھی. بہرحال ان کی زندگی تھی تو خیریت سے وہ لوگ اتر گئے زمین پر دوبارہ. لیکن اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ایسے موقع کے اوپر انسانیت دکھانی چاہیے اور ایئر اسپیس یوز کرنے دینی چاہیے تھی اگر موسم کا اس طرح کی صورتحال تھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ کب اس طرح کی کوئی انسانیت دکھاتے ہیں, جب انہوں نے میزائل مارے تھے تو کیا انہوں نے کوئی انسانیت دکھائی تھی کہ کوئی بچے مر رہے ہیں وہاں پہ یا خواتین مر رہی ہیں. تو اس کے اوپر ایک الگ سے ظاہر ہے ڈسکشن شروع ہو گئی. لیکن بہرحال اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ اگلے ہی دن پاکستان کے ساتھ بھی پیش آ گیا, اور آج لاہور سے کراچی جانے والی جو پرواز تھی, چونکہ آج آپ کو پتہ ہے بہت شدید طوفان پاکستان میں بھی آیا ہوا تھا, پہلے اسلام آباد میں رہا, پھر شام میں لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں یہی صورتحال تھی. دن کے وقت رات کا سما, درخت گر گئے, لائٹس چلی گئیں, برے حالات تھے. تو یہ سب ہوتا رہا, کافی نقصان وغیرہ بھی ہوا لوگوں کا, گاڑیوں کا اور چیزوں کا. تو یہ ہم نے سنی خبریں. بہرحال اسی دوران ایک پرواز جو سفر میں تھی اس کو بھی اسی طرح موسم کی وجہ سے بہت شدید قسم کے جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کی بھی جو ویڈیو آج دیکھی ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہے. مسافروں کی چیخیں نکل گئیں. ظاہری سی بات ہے ایسے موقع پہ یہی لگتا ہے کہ اب تو بس اللہ ہی حافظ ہے. فضائی حادثے خدا نخواستہ ویسے تو کم ہوتے ہیں, لیکن اگر ہوں تو ان میں بچنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ظاہر خوفزدہ کر دینے والی چیز ہے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پرواز خیریت سے کراچی ایئرپورٹ بحفاظت لینڈ کر گئی. نجی ایئر لائن کی یہ پرواز تھی, لیکن اندر کی جو ویڈیو آئی ہے اس وقت کی وہ ظاہر ہے کافی پریشان کن تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آفتوں سے. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہر وقت جو ایک سلسلہ ہے آفتوں کا, اور یہ سمجھ لیں آپ کے وارننگز کا, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چل رہا ہے. تو بس ہر طرف سے اسی طرح کی جو ہے وہ پریشان کن سی خبریں آ رہی تھی. بہرحال ایک یہ خبر ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جناب کہ ایک عشائیے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے ISPR کی طرف سے, جس میں
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अस्करी और सियासी क़यादत को इशारा दिया। इसमें काफ़ी पार्टीज़ के लोग शामिल थे। मियाँ साहब तो नहीं थे, नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन शहबाज शरीफ साहब थे, ज़रदारी साहब, ये लोग थे, वली ख़ान थे, बाकी और पार्टीज़ के लोग थे, अस्करी क़यादत भी देखी जा सकती है। तो ये सारे लोग आए हुए थे और सब ने वहाँ पे खाने में आके मुबारकबाद भी दी आसिम मुनीर साहब को। इस मौके पर जो उन्होंने थोड़ा सा खिताब भी किया, तो उसमें उन्होंने जहाँ सारी अस्करी क़यादत, कौम का, सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया, तो वहीं उन्होंने नौजवानों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि नौजवान जो हैं वो एक आइनी दीवार हैं, यानी एक आयरन वॉल है पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो इसमें तो कोई शक नहीं। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है, ये पाकिस्तान पे बोझ नहीं है, ये पाकिस्तान का एक पोटेंशियल है। इसको सिर्फ आपको मौक़े फ़राहम करने हैं और उसके बाद आप देखिए कि ये पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इनको क्या फ़राहम कर रहे हैं? हम तो इनको मायूसी फ़राहम कर रहे हैं। हम तो इनको ये बता रहे हैं कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसीलिए आज ये सूरत हाल है कि बड़ी तादाद में ये जो नौजवान नस्ल है ये बाहर मूव करना चाहती है। ये समझती है कि यहाँ पर रहते हुए इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और जो रोज़गार और ये सब आगे बढ़ने के मौक़े हैं वो तो लिमिटेड सो हैं, लेकिन जो आपने इनके साथ पिछले 3 साल में किया है उसके बाद ये और ज़्यादा मायूस हो गए हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि इनकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी नहीं है, इनको लगता है कि इनके यहाँ पर राइट्स भी नहीं है, इनको लगता है कि इनकी चॉइस की, इनकी वोट की कोई अहमियत भी नहीं है, इनको लगता है कि इनके लिए फ्री स्पीच के लिए भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये जो आपने इनके लिए सारी इस वक्त पिछले 3 साल में जो इनको मंजर दिखाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि ये आहनी वॉल हैं, लेकिन ये आहनी वॉल जहाँ बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, तो ऐसे ही ये आहनी वॉल जो है ये इमरान खान के साथ भी खड़ी है और पिछले 3 साल से खड़ी है और इस आहनी दीवार को चाह के भी हटाया नहीं जा सका इमरान खान से। तो जैसे ये पाकिस्तान के दिफा में शाना बशाना खड़े हैं और पीछे नहीं हटे, इसी तरह ये इमरान खान के दिफा में और इमरान खान की हिमायत में भी इसी तरह कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और यही वो वजह है कि आप देख लीजिए कि भले इमरान खान की पार्टी के बड़े बड़े नाम भी छोड़ के चले गए, लेकिन ये नौजवान उसको छोड़ के नहीं गए। आपने देखा कि पूरे मीडिया से उसको गायब कर दिया गया, लेकिन इन नौजवानों ने सोशल मीडिया पर उसको हर रोज़ ज़िंदा रखा और ऐसे ज़िंदा रखा है कि भले कि आपने उसका नाम निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन वही नौजवान जो हैं वो उसके साथ ऐसे खड़े हैं कि हर दिल में उसका नाम धड़कता है और हर अकाउंट पे उसकी तस्वीर सज जाती है, उसका जिक्र होता है, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मोहब्बत का ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। तो ये नौजवान उसके साथ उसी तरह आहनी तरीके से खड़े हैं। निशान भी ले लिया गया, लेकिन इन नौजवानों ने ना सिर्फ खुद आके वोट डाला 8 फरवरी को, बल्कि इन नौजवानों ने अपने घर के भी सब बूढ़े बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को, गली मोहल्ले में चलने वाले, लाठी से चलने वाले बुज़ुर्गों को, उनको भी याद दिलाया कि जाके इस उम्मीदवार को इस निशान के ऊपर ठप्पा लगाना है, क्योंकि ये इमरान खान का नुमाइंदा है। तो ये आहनी वॉल बिल्कुल सही कहा है आसिम मुनीर साहब ने। ये आहनी वॉल ऐसी है कि जिसके साथ भी ये खड़ी है, फिर उसके बाद उसके लिए ऐसा लगता है कि कोई खुदाई मदद आ गई है और उसके लिए सत्ता ही खैर है। अगरचे मुश्किल हालात में हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो एक सोच थी कि जनाब बस ख़त्म शुद्ध या रेड लाइन या ये वो हो नहीं पाया। वो जैसे वो डटा हुआ है उसी तरह ये बाहर डटे हुए हैं। बीच में तो कुछ है ही नहीं ना। पीटीआई की लीडरशिप में आधी छोड़ गए, आगे खड़े हुए हैं, अपनी तरफ से बेचारे कुछ कोशिश भी करते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते वगैरह वगैरह। लेकिन जो असल चीज़ है वो क्या है? वो उसका ग्राउंड पर मौजूद वर्कर है, वो भी नौजवान, और उसका वो नौजवान वोटर सपोर्टर है जिसने उसको सोशल मीडिया पर ज़िंदा रखा हुआ है, और ये वो नौजवान है जिसने अगले इलेक्शन में भी जाके इमरान खान को वोट डाल के आना है और पहले से ज़्यादा तादाद में डाल के आना है। और यही वो एक चीज़ है जिसकी वजह से आज भी इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हो सका। आज भी इमरान खान इस मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी हकीकत है जिससे आपको बात करनी पड़ेगी, जिसका कोई हल आपको निकालना पड़ेगा, जिसके साथ कोई सेटलमेंट आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये आहनी दीवार उसके साथ खड़ी है। तो बहरहाल ये सारी मुझे बात याद आई उनके एक जुमले से कि वाकई बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। आखिर में जी